ओके जी, मेरी आवाज़ क्लियर है सब तक? यस मैम, आ रही है ओके। आवाज़। अच्छा, यहाँ पर तो हमने इसकी नेस्टिंग के हवाले से बात की। अब इसमें देखें आपके पास कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो आपने क्या करना होता है, देखना है कि किस लूप के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उस हिसाब से आपने ब्लॉक बनाना है। ठीक है, तो ये ब्लॉक इस आउटर लूप का है। इसमें अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो इसके साथ आप बॉडी स्टार्ट करेंगे, यानी लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद आपके पास ये राइट कर्ली ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो अब देखें ये ब्लॉक है इनर लूप का और यहाँ से आउटर लूप का ब्लॉक बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, और ये पैरेंथेसिस इनके अंदर है। बस थोड़ी सी शुरू में आप लोगों को पैरेंथेसिस को ये ब्रैकेट्स की मैचिंग में थोड़ा सा शुरू में मसला हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें, मैथ वाला ये रूल याद रखें कि जो इनर मोस्ट ब्रैकेट स्टार्ट होती है वो सबसे पहले क्लोज होती है। आउटर मोस्ट जो ब्रैकेट है वो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है और सबसे आखिर में क्लोज होती है। ये आपका मैथ का रूल है, वही अगर आप सामने रखें और उसके हिसाब से ब्रैकेट्स की मैचिंग करें तो आपकी जो ये अक्सर जो ब्रैकेट की वजह से ब्लॉकिंग की वजह से जो अक्सर एरर आते हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा वेरिएशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएशन देखी थी कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ये वेरिएबल्स इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे ये वेरिएबल्स ये मेरे लूप कंट्रोल वेरिएबल हैं, सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर ही इस्तेमाल होंगे, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर इन वेरिएबल्स को आउटसाइड डिक्लेयर करें, हम हर एक लूप की बॉडी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आर एंड मिंट। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप होगा इस फॉर लूप की बॉडी, यानी ये जो वेरिएबल मिंट क्रिएट हो रहा है वो आपकी इस फॉर लूप के साथ क्रिएट हो रहा है, और जब इस लूप से एग्जिट करेगा बाहर जाएगा तो ये लूप ये वेरिएबल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपका लूप वेरिएबल है आउटर लूप का वेरिएबल, ये यहाँ पे आपने इनिशलाइज किया, ये क्रिएट हुआ इस फॉर लूप की बॉडी में। अब इस लूप की वेरिएबल को आप ना सिर्फ इस फॉर लूप की बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये फॉर लूप चूंकि इस आउटर लूप की बॉडी का ही पार्ट है तो इसके अंदर भी आप आर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक हो गया, तो यहाँ अब आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आप बजाय वेरिएबल्स को आउटसाइड क्रिएट करने के आप लूप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम ये जो कंडीशन है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जगह क्या करती हूँ, मैंने इनिशलाइजेशन, या बल्कि चले हम पहले स्टेप वाइज आते हैं, हम बजाय इसके कि हम यहाँ पर इसको इनिशलाइज करें, हम इसको यहाँ पर इस तरह करते हैं, एंड आर इनिशलाइज किया इंट आर। ठीक है, मैंने इनिशियलाइजेशन बाहर कर दी, तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इनिशियलाइजेशन स्किप भी कर सकते हैं। तो उस केस में देखें आपके पास क्या करना है, इनिशियलाइजेशन वाली जगह खाली है, उसके बाद सेमी कॉलन देना है, फिर आपने कंडीशन दे दी है और उसके बाद फिर आप इंक्रीमेंट सेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया। सो मैं इनर लूप इसमें से फिलहाल ख़त्म कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा कोड सिंपल रहे। यहाँ पे हम कहते हैं सी आउट, जो भी आप वैल्यू देते हैं आर इज इक्वल टू ठीक हो गया, थोड़ा सा ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे केस में जब आप फॉर लूप की बॉडी में इनिशियलाइजेशन नहीं देना चाहते, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो उस केस में इस फॉर लूप के पास कंट्रोल आने से पहले पहले आपके ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसका इनिशियलाइज होना ज़रूरी है। हो सकता है ये इनिशियलाइजेशन हम किसी इनपुट के थ्रू करें, मसलन हमने तो यहाँ पे 1 से किया है ना, मे भी शायद मैं यहाँ पर इनपुट ले लूँ यूज़र से और उसके मुताबिक अपने लूप को स्टार्ट करूँ। ठीक है, कंडीशन के लिए भी हम हो सकता है यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं वेरिएबल के लिए, बजाय इसके हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दें, हम एक वेरिएबल क्रिएट करें, उसके लिए इनपुट यूज़र से लें और फिर उसके मुताबिक वो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू जो है वो यूज़र प्रोवाइडेड होंगी। क्लियर होगी यहाँ पे कि आपके पास इनिशियलाइजेशन का पार्ट हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और काम क्या हो सकता है आपका कि आप इनिशियलाइजेशन के साथ आप चाहो तो ये जो कंडीशन है वो भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। अब देखिए लेट्स सपोज मेरे पास इनिशियलाइजेशन है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, कंडीशन को स्किप कर दिया है। ठीक है, सो देखिए कोई एरर नहीं दे रहा, 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 मिनट्स इन 2 सेकेंड्स में आपका ये बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल वैलिड सिंटैक्स है, लेकिन इस केस में क्या होगा,
अब ये चीज जरा जहन में रखिएगा। देखिए, फॉर लूप के टर्मिनेट करने के लिए जरूरी है कि कंडीशन किसी ना किसी पॉइंट पे फॉल्स होना चाहिए। तो पहला रूल क्या है कि फॉर लूप को आपने इस तरह से डिजाइन करना है, फॉर लूप हो गया या आगे जितने भी हम लूप करेंगे, उसमें कंडीशन अल्टीमेटली फॉल्स होनी चाहिए। अगर तो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर आपकी गाड़ी में से ब्रेक हटा दिए जाएं तो क्या होगा? आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपको पता चला कि भाई आपकी गाड़ी में तो ब्रेक है ही नहीं। फिर मैम ये लूप लिमिटलेस हो जाएगा, मतलब हाँ, नहीं, एग्जीक्यूट गाड़ी ही का नहीं जो है होगा, ना, तो मैंने बार गाड़ी का बार जो सवाल रिपीट किया होगा। था कि अगर आपकी गाड़ी में से आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, लेकिन गाड़ी में आपने जब स्टार्ट करने के बाद आपको पता चला कि उसमें तो ब्रेक है ही नहीं या ब्रेक काम ही नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा? गाड़ी रुक सकेगी? नो मैम। नहीं रुक सकेगी। ठीक है, नतीजा क्या होगा कि ये रुकेगी तो या तो वो क्रैश हो जाएगी, एक ही हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास भी वही सिचुएशन है कि आपके पास ये जो लूप है वो चलता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं इनफिनिट लूप। ठीक है, इसको हम ओके। कहते हैं इनफिनिट लूप। तो जब भी आप लूप स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी लूप इनफिनिट तो नहीं है। ठीक है, लूप मस्ट नॉट बी इनफिनिट। इनफिनिट लूप क्या होती है कि वो आपकी एग्जीक्यूट होती चली जाती है, उसमें कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होती, कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है। उसका नतीजा क्या होगा कि आपके पास ये लूप जो है वो नेवर एंडिंग बन जाता है, लिमिटलेस लूप बन जाता है, उसकी कोई इख्तिताम ही नहीं होता। और उसका नतीजा या तो ये होगा कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी या तो आपको प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा पूरा, या फिर आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या हो सकता है आपका वो लूप चलते चलते पूरी मेमोरी को कंज्यूम कर ले, और हो सकता है बास केसेस में शायद सिस्टम को भी क्रैश कर दे। लेकिन बहरहाल ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपका लूप जो है वो क्या होना चाहिए? वो इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, मस्ट कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हमने जब लूप की वेरिएशन देखी, इसमें से हमने कंडीशन ओमिट कर दी, तो इसका मतलब है कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना है? मुझे यहाँ पर कंडीशन इस लूप की बॉडी के अंदर ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ r is greater than 24। लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पे ये कहा, मैंने कहा कि अगर घंटे की जो वैल्यू है वो 24 से ज्यादा हो जाती है तो फिर मुझे ये r पे 25 प्रिंट करके मत दो। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मुझे अब यहाँ से कंट्रोल भेजना है इस लूप की बॉडी से बाहर। ठीक है, यहां से मुझे इस लूप की बॉडी से बाहर भेजना है कंट्रोल। तो क्या करूं अब इसके लिए? एक स्टेटमेंट हमने स्विच के साथ की थी, एक स्टेटमेंट हमने ब्रेक स्विच मैम। के साथ की थी जिसने स्विच से कंट्रोल को बाहर भेजा था। मैम ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अब इस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। यानी अब हम अपने लूप को किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ नहीं दी, तो जाहिर बात है हमें लूप को इन्फिनिट नहीं बनाना, लिमिटलेस नहीं बनाना, एंडलेस नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर सिवाय उसके कि जब हमें वाकई कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें एंडलेस लूप चाहिए हो, नॉर्मली हमें अपने लूप को एंड करना है कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में जहाँ पे कंडीशन आपने यहाँ नहीं दी, स्किप कर दी है, तो उस केस में फिर आप फॉर के अंदर इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, जो भी है जिस कंडीशन पे आपने लूप को टर्मिनेट करना है वो कंडीशन दी, और उसके बाद उस लूप की उस इफ की बॉडी में ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया। तो अब इस इफ के साथ कंडीशन ट्रू होगी तो तब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। और ये कब होगा? जब आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 25 हो जाए। 24 पे ये क्या देगा? कंडीशन फॉल्स देगा। आर ग्रेटर देन 24, 24 ग्रेटर देन 24 फॉल्स होगा, लूप फिर भी आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये सी आउट इस फॉर लूप की बॉडी में है, ये इफ इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर है। इस केस में ब्लॉक बनाना मस्ट हो गया। ठीक है, ब्रेक कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर हो गई ये चीज? इसी तरीके से हम यहाँ पर ये जो आर वाली वैल्यू है इसको भी इंक्रीमेंट, इस जो इंक्रीमेंट है वो भी हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम इसको यहाँ पे, अब देखें इस केस में भी लूप आपका इन्फिनिट हो सकता है। देखिए r इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन भी दी हुई है, ब्रेक भी दिया हुआ है, हो सकता है ये कंडीशन आपकी यहाँ पे दी हुई हो। लेकिन अगर आपने इंक्रीमेंट खत्म कर लिया तो अब क्या होगा? अब भी आपके पास r की वैल्यू में चेंज नहीं होगी, क्योंकि
इस लूप वेरिएबल में चेंज कहाँ से आ रहा था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन से, वो नहीं दिया, तो ये भी आपका एक चांस है, बल्कि ये भी आपका लूप जो है वो इन्फिनिट बन गया है। अगर इस केस में आपने यहाँ से जो इंक्रीमेंट है वो आपने यहाँ पे नहीं दिया, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी लूप की बॉडी के अंदर स्टार्ट में देते हैं, आखिर में देते हैं, बीच में देते हैं, इट्स अप टू यू। आपने कहीं ना कहीं इसके अंदर ये जो आर की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट बहरहाल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, जो इसकी इंक्रीमेंट है वो हमने इसी लूप की बॉडी के अंदर लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखें सिर्फ इनिशियलाइजेशन आ गई। इवन अगर आप चाहो, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो इनिशियलाइजेशन भी यहाँ से खत्म कर सकते हो। उस केस में फिर आपके पास फॉर लूप कुछ इस तरह आ जाएगा कि फॉर लूप में ना इनिशियलाइजेशन है ना कंडीशन है, यानी इसके ये जो स्टार्टिंग पार्ट है इसके अंदर ना ही हमने इंक्रीमेंट दिया है। लेकिन अब देखें ये आपकी बिल्कुल एक तरह से सॉर्ट ऑफ कह लें कि ये आपकी वो वाइल लूप वाली सिचुएशन बन गई कि जिसमें आपकी कंडीशन हमेशा ट्रू आ रही है। लेकिन अब इस केस में आपने क्या ख्याल रखना है कि इस लूप में आने से पहले इसका जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसको आपने, जिसके ऊपर कंडीशन है ब्रेक जिसके ऊपर करवा रहे हैं, वो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज करवाना है। फिर उस तरीके से आपके पास कंडीशन हमने फॉर लूप की बॉडी के अंदर दी है, इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ आ गया है। इसको हम ज़रा कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो यानी अब ये फॉर्म भी एक्सेप्टेबल है। तो ये आपके पास वेरिएशन है। और इस तरह की ये जो मुख्तलिफ वेरिएशन है बहुत कम ही हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर अगर आपकी लूप की इस किस्म की कोई वेरिएशन हो तो इसकी जगह फिर हम वाइल लूप भी इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप वाला काम हम वाइल से भी ले सकते हैं, और वाइल की फिर अपनी कुछ खासियत भी है जो कि हम फिर इंशाल्लाह वाइल लूप डिस्कस करते हुए देखेंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल फॉर लूप को हम ये जो 3 पार्ट थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, नॉर्मली हम इसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको एक तो ये कि तमाम जो पार्ट्स हैं एक्सप्लिसिटली आपके पास टॉप पर आ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी इसमें गलती के अक्सर जो रिपीटिशन, जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो हमें पहले से पता होता है कि आपकी कितनी दफ़ा एक लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया। ये सी आउट आपका कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 24 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी लूप के वेरिएशंस। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़, हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लास्ट टाइम जो है उसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल नहीं देखी थी, क्योंकि उसका ताल्लुक चूँकि ज़्यादातर लूप्स के साथ होता है, चाहे फॉर लूप हो, चाहे वाइल हो या डू वाइल हो। तो यहाँ पर देखें हम कंटिन्यू को भी इस्तेमाल करके देखें। ब्रेक स्टेटमेंट देखिए हमने लूप में क्या किया है, ज़ाहिर बात है हम लूप की एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कंडीशन की बेस पे कंट्रोल इस लूप की बॉडी से बाहर भेजेंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है, यानी जो आपके पास एक आप कह लें कोई स्टेप है, हम वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, कुछ खास वैल्यू के बेस पर, तो वहां पर फिर हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज हम कहते हैं कि इफ r इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब ये 12 आए तो ये 12 स्क्रीन पे मुझे प्रिंट होके नजर ना आए, यानी मुझे ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं करवानी है। प्रॉब्लम समझ आ गई, क्या करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि अगर r की वैल्यू 12 हो जाती है तो उस केस में हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास r की वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट ना हो, ठीक है। तो उस केस में फिर हम कहते हैं इफ r इज इक्वल टू 12, तो यहां हम दे देते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये कंट्रोल को बाय फोर्स लूप के स्टार्ट में भेज देगा, यानी ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएगी, ना तो कंट्रोल इफ के पास आएगा, ना सी आउट के पास आएगा, और ना ही इसके बाद कोई और स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल को लूप के स्टार्ट में भेज देता है। ब्रेक क्या करता है, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल को कहाँ भेजेगा, कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू कंट्रोल को लूप के बिल्कुल स्टार्ट में भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा फॉर लूप है, तो फॉर लूप का जो इंक्रीमेंट सेक्शन है उसके पास जाएगा। अब चूंकि हमने वेरिएशन यूज की हुई है तो जारी बात है यहाँ पे ये स्टार्ट में आएगा, इंक्रीमेंट सेक्शन के बाद पास यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से ये कंडीशन भी नहीं दी हुई, तो कंडीशन को ये कंसीडर करेगा ट्रू, फॉर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा, यहाँ से फिर आपकी आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में देखें कंटिन्यू के लिए आपने फिर आर प्लस प्लस ऊपर करना है, नीचे नहीं करना, ताकि आपके पास ये जो कंडीशन जो हमने यहाँ पे दी हुई है 12, वो हमेशा 12 ना रहे, ठीक है। वो आपकी अगर हमने आर प्लस प्लस होके 12 हो गई है और यहाँ पर कंडीशन
ट्रू हो गई है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुई, फिर यहाँ से फॉर लूप के स्टार्ट में गया, फिर लूप की बॉडी में आया और फिर आपको अगर R12 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने R नीचे इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो इस वजह से हमें अब यहाँ पे R को शुरू में इंक्रीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये होगी एग्जाम्पल हमारी कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू और ब्रेक में क्या डिफरेंस है कि कंटिन्यू कंट्रोल को बाय फोर्स ट्रांसफर करता है स्टार्ट ऑफ द लूप, लूप के कंटिन्यू जब भी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उस ब्लॉक के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक कर देता है, कंट्रोल को बॉडी से बाहर भेज देता है, यानी लूप की एग्जीक्यूशन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? ये प्रोग्राम यस मैम। आप लोग खुद एग्जीक्यूट करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है कि आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी शेयरिंग को ख़त्म कर रही है जब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज होता है। सो यहाँ पर आपकी कोई अगर क्वेश्चन है, कोई आपकी कंफ्यूजन है असाइनमेंट से रिलेटेड? अच्छा, आप में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पोस्ट किया है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, असाइनमेंट में जो प्रोग्राम है इवन और ऑड को फाइंड करने के लिए वो MS वर्ड में टाइप कर सकते हैं? ये आपका डिस्कशन बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। देखिए, आपने प्रोग्राम क्या करना होता है, आपने प्रोग्राम बनाना है, आप पेपर पे बनाते हैं, वर्ड पैड नोट पैड में बनाते हैं, जिसमें भी बनाते हैं प्रोग्राम बनाएं। लेकिन बेसिकली हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अपना जो IDE होती है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी IDE के अंदर प्रोग्राम लिखें जैसे भी आप डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको प्रोग्राम को IDE में लिखना है। IDE में लिखने के बाद उसको कंपाइल करें, बिल्ड करें, उसको रन करके देखें कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है, रिजल्ट उसका चेक करें। जब आपको रिजल्ट आपका सही मिल जाता है, ठीक है, 2-3 दफ़ा एग्जीक्यूट करें, इवन और वैल्यूज़ के लिए भी चेक करें, और वैल्यूज़ के लिए भी 2-3 दफ़ा एग्जीक्यूट करें। आपको अगर रिजल्ट सही मिल रहा है तो फिर आप उस कोड को लें। जस्ट आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपका ये जो मेन वाला प्रोग्राम है, ठीक है, आप चाहे तो ये दोनों लाइन्स भी ऊपर शामिल कर सकते हैं। यानी मुझे कोड इस तरह चाहिए कि अगर मैं उसको कॉपी करके IDE में एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस कोड को फिर कॉपी कर लेना है और MS वर्ड में आप उसको पेस्ट कर दें। तो आपको MS वर्ड के अंदर दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी कोड जो है ना एक तरह से फॉर्मेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, सो ये तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको ये एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया उसका मेन मकसद ये कि आपके अंदर वो प्रैक्टिस वाली जो चीज़ है वो भी, प्रोग्राम राइटिंग स्किल्स जो है वो आपकी अंदर पैदा हो जाए। आप प्रोग्राम खुद लिखें, जस्ट आपने कहीं से उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपने कहीं से प्रोग्राम लिया है, किसी की मदद से आपने उसको डिज़ाइन किया है, तब भी उस प्रोग्राम को पहले एग्जैक्टली रन करें। जब आपके पास वो सक्सेसफुली रन हो जाए तो फिर आपने वो कोड कंप्लीटली, ठीक है, बेशक आप इसमें अगर ये पहली लाइन से लेते हैं तो भी, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं तो ये मेन वाला कंप्लीट प्रोग्राम तो मस्ट आपने देना है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपने पूरा कॉपी करना है और अपने वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन है आपका उसके नीचे एज अ सोल्यूशन पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया? सो बहरहाल आपने अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग इस तरह रखनी है कि हमारे पास एक सोल्यूशन जो है वो रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक हो गया? सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर आप कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं अपना। जी, अदनान अहमद हमें लेट ज्वाइन किया है। इकराम मोहम्मद रफ़ीक, एनी क्वेश्चन? नो मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, थैंक यू। ओके, अहमद, इकरामुल्लाह, मोहम्मद रफ़ीक, नो क्वेश्चन। ओके, अब इस तरह है ना कि हो सकता है आप लोगों को तक शायद इन्फॉर्मेशन पहुंची हो या नहीं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं और ये ऑनलाइन होंगे। अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं ये ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, उसमें आपका जो पेपर का जो पैटर्न होगा, आपके पास मिड टर्म का जो पेपर होता है हमारा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको वो डेट शीट मिल जाएगी कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है। उस दिन आपके पोर्टल के ऊपर जिस दिन पेपर होगा वो वाला क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि जैसे ही आपका पेपर अपलोड तो खैर पहले इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग टाइम है आपको बताया जाएगा कि पेपर किस टाइम से स्टार्ट होगा और किस टाइम पर एंड होगा। मसलन अगर आपका पेपर है फॉर एग्जांपल 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और मे बी आपको 1 बजे का टाइम दिया जा रहा है या 2 बजे का टाइम दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि सुबह के 9 बजे से पेपर आपका अवेलेबल होगा पोर्टल पे, आपने उसको डाउनलोड करना है और 2 बजे से पहले पहले आपने उसको पोर्टल के ऊपर उसका जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर देना है। ठीक है,
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसमें क्वेश्चंस आपके जो हैं वो 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आप इसको कंसिडर करें कि ये आपका एक तरह से ओपन बुक पेपर है, ठीक है। आप इस वक्त फ़िलहाल आपके पास जो है ये तरीक़ेकार होगा। अगर इसमें इस पैटर्न में कोई चेंज हुआ तो फिर हम आपको इंशाल्लाह थ्रू डिस्कशन बोर्ड इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी आपके जो मंडे है 10 तारीख हमारे पास गालिबन संडे आ रही है, तो मैम मंडे ये से एक्सपेक्टेड है कि आपके पास मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह डेट शीट आज या कल में अपलोड हो जाएगी। जी बच्चे। ओके जी मैम, ये डेट शीट की बात कर रहा था मैं। जी जी, डेट शीट इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। आज मिल जाएगी, नहीं तो इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। वेडनेसडे तक उम्मीद है कि आपको मिल जाए, अगर आज नहीं भी मिली तो। थैंक यू। ठीक है जी, चले हम अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।